राजस्थान में सियासी संकट के बीच कल 10 बजे विधायक दल की बैठक, सभी विधायकों समेत सचिन पायलट को भी न्योता। कानपुर विकास दुबे एनकाउंटर मामले में योगी सरकार को हाई कोर्ट से राहत, सरकार के खिलाफ दायर याचिका खारिज। कोरोना से जंग के बीच पंजाब में सार्वजनिक समारोह पर लगी पाबंदी, शादी में भी 50 की जगह अब 30 लोग हो सकेंगे शामिल। और भारत में नहीं थम रहा कोविड-19 वायरस का कहर, देश में कोरोना संक्रमित की संख्या 9 लाख के पार, 23,500 से ज्यादा लोगों की मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। मैं हूं कर्ण जोशी। बढ़ेंगे पहली खबर की तरफ, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से नाराज चल रहे डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि उन्होंने कोई भी समझौते की शर्त नहीं रखी और किसी आलाकमान से उनकी बातचीत नहीं चल रही। पायलट गुट का कहना है कि अशोक गहलोत के पास कांग्रेस के मात्र 84 विधायक हैं, बाकी हमारे साथ हैं। सचिन पायलट गुट का यह दावा ऐसे समय पर सामने आया जब सोमवार दोपहर में अशोक गहलोत ने 100 से अधिक विधायकों की परेड करवाई। सीएम अशोक गहलोत को 109 विधायकों का समर्थन हासिल है। ऐसे में 104 जयपुर में मौजूद हैं, जबकि 5 विधायकों ने समर्थन पत्र सौंप दिया। वहीं सचिन पायलट के सपोर्ट में उन्हें कुल मिलाकर 17 विधायक हैं। तो राजस्थान में जारी राजनीतिक संकट के बीच डिप्टी सीएम सचिन पायलट को मनाने की कोशिशें जारी हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस विधायक दल की एक और बैठक मंगलवार को 10 बजे सुबह बुलाई गई। उन्होंने कहा कि हमने सचिन पायलट और उनके साथ के अन्य लोगों को फिर से आमंत्रित किया। परिवार के सदस्यों का सम्मान परिवार के भीतर ही होता है। हमारे महासचिव प्रभारी श्री अविनाश पांडे जी और मैं आपके बीच में एक महत्वपूर्ण बात कहने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज सुबह पत्रकार साथियों के माध्यम से सार्वजनिक तौर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक साथियों समेत उन सारे जो किसी वजह से दिल्ली या मानेसर के होटल समेत हमारे उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी और दूसरे साथियों के सहित ये दरख्वास्त की थी कि परिवार के सदस्य परिवार के अंदर ही उनकी शोभा है। परिवार के सदस्यों का सम्मान और इज्जत परिवार के अंदर ही है। राजस्थान की 8 करोड़ जनता ने कांग्रेस पार्टी को बहुमत राजस्थान की सेवा के लिए दिया है और ये सेवा के लिए 5 वर्ष का समय राजस्थान के 8 करोड़ बहादुर लोगों ने कांग्रेस पार्टी और उसकी सरकार को दिया है। इसलिए कांग्रेस विधायक दल के एक एक सदस्य, वो चाहे मात्र विधायक हो, मंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता और विधायक साथी का ये कर्तव्य है कि सेवा के इस यज्ञ में आगे बढ़कर सहयोग दें। जो किसी वजह से नाराज हैं उनके लिए सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के सारे दरवाजे खुले हैं। खुले मन से आएं। अगर कोई मतभेद है उसकी चर्चा करें। केंद्रीय नेतृत्व, प्रभारी महासचिव और दूसरे साथी मिलकर निकालेंगे। कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। कांग्रेस के सब विधायकों, हमारे इंडिपेंडेंट साथियों और घटक दलों का हम फिर धन्यवाद करेंगे कि 109 के बहुमत के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजस्थान की सरकार, अशोक गहलोत जी के नेतृत्व वाली सरकार में संपूर्ण बहुमत से हमारे विधायक साथियों ने अपना समर्थन पत्र भी दिया, अपना विश्वास भी दिया और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की खरीद फरोख्त के षड्यंत्रकारी मंसूबों को फेल कर दिया। प्रजातंत्र का चीरहरण की भाजपा की कोशिशों को खारिज कर दिया।
इसी कड़ी में राजनीतिक परिस्थिति की चर्चा करने के लिए हमारे प्रभारी महासचिव पांडे जी, इनके नेतृत्व में हमने ये निर्णय किया है कि कल सुबह 10 बजे कांग्रेस विधायक दल की एक और बैठक राजस्थान में यहीं बुलाई जाएगी और एक बार फिर समेत माननीय सचिन पायलट जी के सभी विधायक साथियों से हम उन्हें लिखकर भी भेज रहे हैं। हमने अनुरोध किया है कि आइए राजनीतिक यथास्थिति पर चर्चा। दुनिया की दिग्गज कंपनी गूगल भारत में अगले 5 से 7 साल में $10 अरब का निवेश करेगी और गूगल और उसकी कंपनी अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई ने सोमवार को इस बात की घोषणा की। इस राशि का इस्तेमाल हिंदी, तमिल और पंजाबी समेत अन्य भारतीय भाषाओं में सूचनाओं को हर देशवासी तक पहुंचाने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा भारतीय लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने वाले नए प्रोडक्ट और सर्विसेज के विकास के लिए भी इस फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। कांग्रेस की यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने राज्य की वाम मोर्चे वाली सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का निर्णय किया। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इस्तीफे की मांग करते हुए यूडीएफ ने आरोप लगाया कि हाल में राजनीतिक सामान के जरिए हुई सोने की तस्करी के तार मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े हैं। यूडीएफ के संयोजक बेनी बेहनन ने कहा कि यूडीएफ ने विधानसभा अध्यक्ष पी श्री रामाकृष्णन के खिलाफ भी प्रस्ताव आगे बढ़ाने और उनका इस्तीफा मांगने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष का कथित संबंध तस्करी से जुड़े एक आरोपी से है और इसलिए उन्हें पद से हटाने की जरूरत है। इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस नेता रमेश चेत्रीथला को दिया गया। बेहनन ने कहा कि आज यूडीएफ की बैठक में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव और अध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव लाने का निर्णय लिया गया। यूडीएफ ने यह काम सदन में विपक्ष के कांग्रेस नेता रमेश चेत्रीथला को सौंपा है। तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली में एक और जहां जनता को रियायतें दी गई, वहीं दूसरी ओर कोरोना के मामले में भी बढ़ोतरी होती जा रही है। हालांकि दिल्ली सरकार हर वो कोशिश कर रही है जिससे कोरोना वायरस की चेन को फैलने से रोका जा सके, लेकिन इसके बावजूद भी धरातल तक आते आते प्रशासन सरकार की कोशिशों पर पानी फिरता हुआ नजर आया। दरअसल हम बात कर रहे हैं दिल्ली की आज़ादपुरा सब्जी मंडी की, जहां लोग लॉकडाउन के सारे नियमों का उल्लंघन करते नजर आए। ना तो लोगों में कोरोना का डर नजर आया और ना ही प्रशासन का। वहीं इस दौरान प्रशासन की ओर से भी नियमों का पालन नहीं किया गया। इस कड़ी में दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी ने मौके पर जाकर हालातों का जायजा लिया और वहां मौजूद सिविल डिफेंस के कर्मचारियों से बातचीत की। आज हम खड़े हैं दिल्ली की आज़ादपुर मंडी के अंदर। आज़ादपुर मंडी के अंदर सबसे ज़्यादा कोरोना पेशेंट यहीं से मिले थे और सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग भी यहीं से हुई थी। और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए सरकार ने स्पेशल इस मार्केट के लिए कहा गया है सोशल डिस्टेंसिंग पालन किया जाए, मास्क का यूज़ किया जाए। मगर लगातार जिस तरीके से अब अनलॉक चलाया गया है और वो भी अनलॉक 2, तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की जो जिम्मेवारी है वो यहाँ इस मार्केट की ज़्यादा है, क्योंकि आज़ादपुर मंडी ही एक वर्ल्ड की ऐसी मार्केट है जहाँ पर फल फ्रूट सब्जी वगैरह सबसे ज़्यादा सप्लाई यहीं से होता है। तो यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर हमने कुछ देखने को भी मिला था कि लोग बाग कितना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे। मगर यहाँ पे सिविल डिफेंस के जवानों की जो ड्यूटी लगाई हुई है सोशल डिस्टेंसिंग को पालन कराने के लिए, वो देखकर उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा रहा है उनकी तरफ से। सर मेरा नाम रजनीश कुमार है, डिप्टी डिविजनल वार्डन डिवीजन 244 से महिंद्राबाद से। सर ये बताइए जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन इस मार्केट में करवाया जा रहा है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग सिर्फ नाम के लिए है, क्या लगता है पूरी फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है? नहीं, यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि सब लोग मास्क लगा के काम करें, लेकिन फिर भी हम जैसे हम चले जाते हैं बाद में फिर ये लोग उतार देते हैं। तो इसके लिए सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ प्रावधान किया जाए ताकि कोई जुर्माना लगाया जाए इन पर, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सरकार ने जुर्माना तय भी करा हुआ है, मगर फिर भी क्या चालान नहीं काटे जा रहे हैं इस मार्केट में, या फिर सोशल डिस्टेंसिंग सिर्फ नाम के लिए है? नहीं, डिस्टेंस तो मास्क चालान भी काटे जा रहे हैं लोगों के, और लोग अवेयर भी हो रहे हैं। हम लोग कैंपेन भी चला रहे हैं इसके लिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो सकें। क्या जागरूक होना ही एक जिम्मेवारी है? क्योंकि लोग बाग जब तक अपने आपको सोशल डिस्टेंसिंग के पालन में नहीं रखेंगे, मास्क का यूज़ नहीं करेंगे, तो क्या लगता है कि आपको वायरस खत्म हो जाएगा? नहीं, ऐसे तो वायरस खत्म, जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे और खुद इस पर अमल नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है।
तो क्या कहना चाहिए कि जनता को कि जनता यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ के एरिया के अंदर रहती है और सबसे ज़्यादा एक दूसरे से के संपर्क में रहते हैं, क्योंकि एक गज की दूरी भी नहीं है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक गज की दूरी जरूरी होनी चाहिए। यहाँ लगता है कि आपको जो एक गज की दूरी है वो पूरी है? देखिए यहाँ पर सर, ये आजादपुर सबसे फल मंडी है, ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। यहाँ पर दूर दूर से लोग व्यापारी और खरीदार यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर इतना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि हमारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर लगे हुए हैं, इसके बावजूद भी जैसे ही साइड हो जाते हैं वो फिर ये लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो क्या ये इस तरीके से चलता रहेगा तो क्या वायरस खत्म हो जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है। इन पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश हैं और जैसे जैसे सरकार आदेश करेंगी हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे। या सरकार के सिर्फ कह सकते हैं शक्ति का पालन करवाया ही जाता है कि सिर्फ जब तक सरकार सख्त नहीं होगी, जब तक नीचे के जो ग्राउंड लेवल के अफसर हैं या अधिकारी हैं वो पालन नहीं कर पाएंगे? नहीं, पालन तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर गैदरिंग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, जिस कारण से दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। हम जानना चाहेंगे कि सिविल डिफेंस के जवानों ने या फिर एसडीएम के जो अंडर के अंदर या दिल्ली पुलिस के अंडर जो चालान काटे गए सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, क्या यहाँ पे काटे गए चालान? सर ये बताइए, चालान काटे गए यहाँ पे? हाँ, यहाँ पर एसडीएम के द्वारा यहाँ पर चालान काटे गए हैं, ताकि लोगों को अवेयर और ज़्यादा किया जा सके। लोगों को कुछ डर पैदा हो कि चालान काटेंगे तो नुकसान होगा उनका। अच्छा, ये सिविल डिफेंस के द्वारा भी चालान काटे गए थे, क्या वो कितने चालान काटे गए हैं अभी तक कुछ पता है? नहीं, ऐसा अभी मोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, पर काफ़ी तादाद में हमें चालान काटे गए हैं। और एसडीएम मॉल टाउन की तरफ से यहाँ पर ये सारा मुहिम चलाई जा रही है, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। और अभी हम लोग कोविड-19 टेस्ट भी यहाँ पे करा रहे हैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट। ये मोला क्लिनिक पास में ही है, यहाँ हम लोग टेस्ट करा रहे हैं, लोग यहाँ जागरूक कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे टेस्टिंग करा सकें। देखा आपने कि सरकार की तरफ से गाइडलाइन जरूर फॉलो करवाई जा रही है, टेस्टिंग भी करवाई जा रही है, यहाँ तक कि जो चालान है वो भी काटे जा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के, मगर कहीं ना कहीं जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। वो थ्रू अलग वाला है, ये लंबा हो जाएगा नहीं तो। देखा आपने किस तरीके से लोग बाग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जनता को ही होंगी, क्योंकि जो अधिकारी हैं उन्होंने तो बता दिया कि हम सोशल डिस्टेंसिंग के चालान भी काट रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, यहाँ तक कि टेस्ट भी करवाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं कोरोना के। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है जिस तरीके से टेस्ट करवाए जा रहे हैं या फिर चालान काटे जा रहे हैं, मगर जनता को खुद भी जागरूक होना पड़ेगा। अगर कोरोना को हराना है तो सरकार की जो मुहिम है उसका गाइडलाइन का फॉलो जरूर करना पड़ेगा। जनता चाहे तो कोरोना को हरा सकती है, जनता नहीं चाहेगी तो शायद कोरोना को नहीं हराया जा सकता है। कैमरा पर्सन अजय चौहान के साथ राजीव कुमार तिवारी, एनबी न्यूज़, दिल्ली। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में बीजेपी प्रवक्ता सचिदानंद ने कहा कि प्रदेश सरकार के लिए निगम आयोगों और संसदीय सचिवों की नियुक्ति अब नासूर और गले की हड्डी बन गई। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। प्रदेश सरकार के लिए निगम आयोग और संसदीय सचिवों की नियुक्ति गले की हड्डी साबित हो रही है। जिस प्रकार से प्रतिदिन ये कहा जा रहा है कि आज सूची होगी, कल सूची होगी, 18-19 महीने का कार्यकाल बीत गया, लेकिन उस पर आज तक मंथन नहीं हो पा रहा है। और ऐसी भी संभावना है कि संसदीय सचिवों का जो इतिहास मध्य प्रदेश के समय से चला रहा है कि जो भी संसदीय सचिव बनता है वो अधिकार विहीन होकर केवल उसका अधिकार विधानसभा में मंत्री की अनुपस्थिति में ही जवाबदेही होती है। उसके अलावा विभागीय काम में किसी भी प्रकार की दखलंदाजी या किसी भी प्रकार का निर्णय लेने का अधिकार जो है संसदीय सचिव को नहीं होता है। केवल मात्र लाल बत्ती का और एक सुख जो है, बंगले का सुख जो है वो उसको प्राप्त हो। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज़ इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद दर्शकों का फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ, जहां झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और कांग्रेस प्रवक्ता शमशेर आलम के साथ राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू यादव की एक तस्वीर सामने आई, जिसे लेकर मुंगेर लोकसभा से सांसद राजीव रंजन सिर्फ उर्फ लल्लन सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। लालू प्रसाद जी जेल से बाहर आए
या जेल में रहें, ये भारत की महान न्यायपालिका को तय करना है। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, 2010 में राजग की अगुवाई लालू प्रसाद जी स्वयं कर रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें 22 सीटों पर खुद को समेटना पड़ा था। आज अगर वो लौट भी आएंगे तो राजद की जो हालत है और जो जनता के बीच जिस तरह से आधार उनका खिसका है, परिस्थितियां बिल्कुल 2010 जैसी ही दिख रही हैं और उनके आने या न आने से बिहार के विधानसभा चुनावी परिदृश्य पर इसका कोई असर नहीं। तो वहीं बेंगलुरु में लॉकडाउन के ऐलान के बाद बड़ी संख्या में लोग बेंगलुरु छोड़कर अन्य जगह पर जा रहे हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर नजर आए। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के चलते बेंगलुरु में 14 से 22 जुलाई तक पूरी तरह लॉकडाउन लागू करने का फैसला लिया गया। राज्य सरकार ने बताया कि यह लॉकडाउन बेंगलुरु शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू होगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने कहा कि कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 14 जुलाई रात 8 बजे से 22 जुलाई सुबह 5 बजे तक एक हफ्ते के लिए पूर्ण लॉकडाउन लागू किया। तो वहीं सीबीएसई के 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित हो चुके हैं और इस बार भी जीसस सेवियर स्कूल का परिणाम 100% रहा। इस मौके पर जहां छात्रों के चेहरों पर खुशी दिखाई दी, तो वहीं अभिभावक भी फूले नहीं समा रहे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई ने 12th का रिजल्ट अनाउंस कर दिया। बोर्ड की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस साल सीबीएसई 12th के एग्जाम में 88.78% स्टूडेंट्स पास हुए, जिसमें इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी। इस बार लड़कियों का रिजल्ट 92.15% रहा और पासिंग परसेंटेज भी इस साल पिछले साल के मुकाबले 5.38% ज्यादा रहा। पिछले साल कुल 83.40% स्टूडेंट्स पास हुए थे। वहीं अगर बात करें सरहिंद के जीसस सेवियर स्कूल की, तो यहाँ हर साल की तरह इस बार भी छात्रों ने अव्वल दर्जा हासिल कर स्कूल के साथ ही अपने पेरेंट्स का नाम भी रोशन किया है। इस मौके पर छात्रों का क्या कुछ कहना रहा, आइए जानते हैं। बहुत खुश हूँ। सबसे पहले मैं जीसस सेवियर स्कूल में जो पढ़ती हूँ और मेरे प्रिंसिपल मैम, मेरे टीचर, सब ने मेरा बहुत साथ दिया। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे को पहले बिलीव नहीं था क्योंकि हमारा पेपर जैसे आए थे वो बहुत टफ थे, बट जब मैंने मार्क्स देखे, जब मेरे सर ने मुझे बताया तो मुझे बहुत खुशी हुई भी मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए। सबसे पहले मैं प्रिंसिपल मैम, फिर उसके बाद स्कूल का सारा स्टाफ, फिर मेरे कोचिंग टीचर्स, सबका बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ। और मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया है और मुझे बहुत मेरी हेल्प की है। 95.6 मार्क्स हैं मेरे और मैं आज बहुत खुश हूँ। ये टीचर्स एंड जीसस सेवियर्स के सारे स्टाफ ही है जी हेल्प मी। सारे टीचर्स, संजीव सर, बलविंदर सर, इन सब की वजह से ही आज मेरे 95.6 हैं और मैं बहुत खुश हूँ। मैं इंजीनियर। और दूसरे स्टूडेंट्स को क्या संदेश देना चाहते हैं? यही कि हमें अपनी मेहनत करनी चाहिए। पूरी मेहनत से ही 90 मतलब आप जितने अचीव करना चाहते हो आप कर सकते हो। आपकी मेहनत ही काम आती है लास्ट में। ऑल यू वर्क हार्ड सो यू बिकम। मैं अपने रिजल्ट से पूरी तरह सेटिस्फाइड हूँ। मेरे 96.8% आए हैं और मेरे हाईएस्ट मार्क्स बायो में आए हैं 97%। मुझे उम्मीद थी कि मेरे बायो में 100 मार्क्स आएंगे और फिज़िक्स में भी 100 आ जाएंगे, पर कोई बात नहीं, जितना आया है मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ। बहुत सेटिस्फाइड हूँ मैं, और मैं अपनी मदर का बहुत शुक्रगुजार हूँ और मेरे फादर जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जी मैं सेटिस्फाई हूँ, लेकिन इंग्लिश में मेरे थोड़े से कम नंबर रह गए 95। मुझे 100 की उम्मीद थी और बायो में भी 100 की, लेकिन उसमें भी मेरे 95 है। लेकिन ओवरऑल मेरे 95.6% आए हैं। और ये जो श्रेय है ये मैं अपने प्रिंसिपल मैम को देना चाहती हूँ और जितने भी मेरे टीचर्स हैं उनकी वजह से आज मैंने ये मुकाम हासिल किया है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बस मैं अपनी ये जो मैं 3rd पोजीशन आई है 95.2%, मैं अपनी सारी कामयाबी का श्रेय अपने टीचर्स को देना चाहूँगी और मेरे पेरेंट्स को, जिन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया कि जब मेरे कई बार
टेस्ट में नंबर कम आ जाता, तो वो मुझे कहते कि नहीं तुम हट सकती हो। उनकी बदौलत ही आज मैं इस जगह पे खड़ी हूँ। वहीं छात्रों के साथ ही इस मौके पर अभिभावक भी खुश दिखाई दिए और उन्होंने स्कूल प्रशासन का धन्यवाद किया। मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरे बेटे ने मतलब +2 में सेकंड आया है और इसका सारा श्रेय इनके टीचर को और प्रिंसिपल को जाता है और हमने भी अपने बच्चे की बहुत सहायता की है। जैसे आपके बच्चे ने अचीवमेंट की है, आप दूसरे बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं दूसरे बच्चों को यही संदेशा देना चाहती हूँ कि हर बच्चे की मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, इसलिए वो जो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और सिंसियर होकर बने, जो भी बनना है उस हर एक का अच्छा मतलब। आप आगे भी आपके बच्चे का सहयोग देंगे जिससे? हाँ, मैं सारी लाइफ भी बच्चों के लिए है, पेरेंट्स की लाइफ बच्चों के लिए है और बच्चे पेरेंट्स के लिए है, मैं उनका पूरा साथ। वहीं छात्रों की इस उपलब्धि पर जब हमने जीसस सेवियर्स स्कूल सरहिंद की प्रिंसिपल लीजू साबू से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। आज +2 के रिज़ल्ट CBSE का जो घोषित किया गया है उसमें जीसस सेवियर में पढ़ने वाले सारे बच्चे बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिए। हमारा 100% रिज़ल्ट है। इसमें +2 कॉमर्स में गुरकिरण जो इसको 98.4% मिला है और +2 के मेडिकल में दलजीत कौर को 96.8% मिला और +2 नॉन मेडिकल में अंशु वर्मा को 95.6% मिलके हमारे स्कूल के तीनों टॉपर्स बने हैं। मैं सारे पेरेंट्स को, सारे टीचर्स को, सारे बच्चों को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और मुबारकबाद देना चाहती हूँ। कोरोना संकट के बावजूद छात्रों ने अपनी पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी और यही कारण है कि आज जीसस सेवियर्स स्कूल के छात्रों और स्कूल मैनेजमेंट के कड़े परिश्रम के कारण स्कूल का परिणाम 100% रहा है। सरहिंद से गुरप्रीत सिंह चट्टा की रिपोर्ट, ANB न्यूज। तो वहीं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोमवार दोपहर 1 बजे के आसपास 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। इससे पहले CBSE ने कहा कि परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे, लेकिन छात्र कोई भी वायरल हो रहे फर्जी नोटिस पर भरोसा न कर किसी भी तरह की जानकारी के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक करें और अफवाहों से दूर रहें। CBSE की ओर से कहा गया कि जिस दिन दोनों कक्षाओं के परिणाम घोषित किए जाएंगे उससे ठीक एक दिन पहले छात्र छात्राओं को इस बाबत सूचना मिल जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। सोमवार दोपहर तकरीबन 12:30 बजे के बाद केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने खुद ट्वीट कर 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित होने की जानकारी दी। बिहार के दरभंगा में बाढ़ का पानी फैलने लगा तो वहीं घनश्यामपुर प्रखंड के 2 गांवों में बाढ़ का पानी फैल गया। हालात इतने खराब हो गए कि रसियारी हाई स्कूल में भी बाढ़ का पानी पूरी तरह से प्रवेश कर गया और टापू बन चुके गांव में आने जाने के लिए सिर्फ अब एक नाव ही सहारा बचा। लोगों ने अपने ज़रूरी काम के लिए नाव का सहारा लिया। हालात बिगड़ते देख प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। देखिए, पानी आया है, रात में पानी आया है। कल दिन तक पानी उतना नहीं बढ़ा था, रात से बढ़ रहा है। पानी का फ्लो है, पानी बढ़ेगा। जहां तक बांध की टूटने की बात है, बांध हमको नहीं लगता है इतना आसान है कि बांध इस बार जो बांध को ऊंचा किया गया है, सुदृढ़ किया गया है। जहां जहां टूटा हुआ था वहां सीट पैल हुआ है, जो आज तक कभी बांध पर नहीं हुआ था। आज तक कमला बांध पर जब से मुझे ज्ञान है, आज तक ब्रिक बैट नहीं हुआ था, टुकड़ा नहीं गिरा हुआ था। अभी कमला बलान पर में टुकड़ा देके उसको पैचअप किया गया है, GSB गिराया गया है, तो बांध टूटने का सवाल पैदा नहीं होता है। हाँ, अगर पानी बहुत ज्यादा आ जाता तो प्रकृति के आगे सब झूठा है। पानी बह जाएगा तो टूटना क्या, तब तो पानी ऊपर से ही बह जाएगा। पानी रात कल से बढ़ रहा है, रात में कांस्टेंट हुआ था, फिर अभी थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, लेकिन अभी खतरे की बात नहीं है। क्या कुछ सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या जा रहा है?
लगातार बांध पे फ्लड फाइटिंग का काम किया जा रहा है। जैसा आप देखें भी है, मजदूर रात भर काम किया है, 15 जनरेटर लगा हुआ है, 200 मजदूर लगा हुआ है। हर जगह जहाँ भी रेनकट, जहाँ भी सीपेज मिल रहा है, सबको खोज के उसको ठीक किया जा रहा है। नावों की व्यवस्था लोकल लोगों से भी मदद लिया जा रहा है, जहाँ पे भी बताया जा रहा है। कुछ नाव की व्यवस्था सर? नाव की व्यवस्था पर्याप्त है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक शिकायत आई है, वहाँ पर हम प्राइवेट नाव देंगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने राजस्थान के हालातों पर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। राजस्थान की जो स्थिति है या पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस की जो स्थिति है, कांग्रेस का नेतृत्व और खासतौर से कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार से परिवारवाद हावी हो चुका है और जो मजबूत कार्यकर्ता हैं, जिनका जनाधार है, जिनके पास लोग थे, जिनकी पहचान थी, ऐसे प्रमुख लोग, चाहे वो सिंधिया जी हों, चाहे आज सचिन पायलट का मामला हो, ये ऐसे नेता हैं जिनका अपने पहचान प्रदेश में वजूद है, पहचान है और स्वाभिमान है इनके अंदर, क्योंकि इनकी जिस प्रकार से उपेक्षा हुई और आज जो कांग्रेस पार्टी में वरिष्ठ पदों में बैठे थे, प्रदेश अध्यक्ष भी थे, उप मुख्यमंत्री थे, मगर उसके बाद उनकी मन की पीड़ा ये है कि उस राजनीतिक दल को छोड़ने को तैयार हो गया है। कितनी ज़्यादा प्रताड़ित थे, कितने ज़्यादा उपेक्षित थे कि आज ये स्थिति बन रही है कि उनके साथ लोग पार्टी का विभाजन कर रहे हैं, पार्टी को। तो वहीं यूपी के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने प्रदेश में कोरोना की स्थिति को सामने रखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अवस्थी ने पूरे प्रदेश में किए गए कोरोना टेस्ट के बारे में बताया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि शुक्रवार से सोमवार सुबह तक जो लॉकडाउन लगाया गया था उसके परिणाम अच्छे रहे। इसी को ध्यान में रखते हुए अब हर सप्ताह शुक्रवार रात से सोमवार सुबह तक लॉकडाउन रहेगा। और कुल मिलाकर 19,268 केसेस को चेक किया गया। तो एक फ्राइडे की नाइट से 10 बजे से मंडे की सुबह 5 बजे तक की जो प्रतिबंध लगाए गए थे उस पर उन्होंने आज पुनः समीक्षा की। यह पाया कि ये 2 दिन का अभियान बहुत ही पॉजिटिव रहा है। सफाई का भी अभियान बहुत मजबूती से पूरे प्रदेश में, हर शहर में, हर देहात में, गांव में भी चला है। तो ये एक नियमित व्यवस्था का निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिया है कि हर सैटरडे संडे को, उसके फ्राइडे से लेकर संडे तक बाजार बंद रहेंगे, कार्यालय सरकारी बंद रहेंगे, बैंक शनिवार को जिन दिनों में खुलते हैं बैंक खुले रहेंगे, धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन जो बाजार में भीड़ होती है वो नहीं हो, इस वजह से बाजार बंद। तो वहीं स्टैंड अप कॉमेडियन अग्रिमा जोशुआ को दुष्कर्म की धमकी देने वाले यूट्यूबर शुभम मिश्रा के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद गिरफ्तार कर लिया। वडोदरा पुलिस ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने शुभम को हिरासत में ले लिया। दरअसल कॉमेडियन अग्रिमा जोशुआ का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसको लेकर उन पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का मजाक उड़ाया। यह वीडियो अप्रैल 2019 का बताया गया। इस वीडियो के सामने आने के बाद अग्रिमा की काफ़ी आलोचना हुई। स्वरा भास्कर के एक ट्वीट के बाद एक वीडियो अपलोड हुआ शुभम मिश्रा नाम के व्यक्ति का, जिसमें अग्रिमा जोशुआ नामक महिला कॉमेडियन के बारे में अभद्र टिप्पणी की गई, उनको बलात्कार की धमकी दी गई और ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया जो नेटिजन्स को मिली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पूर्णतः से हनन किया गया हो। ये मिलने के बाद, इंफॉर्मेशन मिलने के बाद शुभम मिश्रा, जिसके बारे में हमने टेक्निकल सोर्स और ह्यूमन इंटेलिजेंस से पता लगवाया, ये बड़ौदा का रहवासी था और तुरंत ही पुलिस ने कार्यवाही करते हुए शुभम मिश्रा को गिरफ्तार किया और उसके ऊपर आईपीसी और आईटी सेक्शन के तहत गुना रजिस्टर्ड किया गया है। शुभम मिश्रा अपनी खुद की यूट्यूब की एक चैनल चलाता है और जिसके 3 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और ये टिप्पणी ऐसी करके उन्होंने जो गुनाह किया है उसके तहत अभी साइबर पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन चल। तो वहीं यूपी के हापुड़ के थाना नगर कोतवाली पुलिस ने भोली भाली जनता से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले गैंग को गिरफ्तार किया। पुलिस ने शातिर गैंग को गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार कर
जेल भेज दिया। मिली जानकारी के अनुसार एसपी हापुड़ द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। जनपद में विभिन्न योजनाओं का प्रलोभन देकर जनता के साथ करोड़ों रुपए का गबन करने वाले शातिर किस्म के गैंग लीडर कृष्ण कुमार और गैंग के सदस्य रजनीश अग्रवाल, सुशील अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पकड़े गए आरोपियों पर अब तक दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ, जहां फरीदाबाद में एक व्यक्ति को बेरहमी से पीटने का वीडियो सामने आया। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से कुछ लोग एक एक करके एक व्यक्ति को डंडे से पीट रहे हैं। आसपास के लोग यह पूरा घटनाक्रम देख रहे हैं, लेकिन कोई उस व्यक्ति को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा। जब इस मारपीट का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई और मारपीट करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। तो वहीं मुंबई में बीच सड़क पर एक कपल की लड़ाई का वीडियो वायरल हुआ। लड़ाई का यह वीडियो पेडर रोड पर कैमरे में कैद किया गया। मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने दोनों को रोकने की कोशिश भी की। सार्वजनिक जगह पर गाड़ी छोड़ने के आरोप में महिला के खिलाफ ई चालान जारी किया गया। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि शनिवार की शाम करीब 5 बजे के आसपास एक व्यक्ति एक महिला के साथ एक कार में जा रहा था। तभी उसकी पत्नी ने कार ओवरटेक कर उसे रोका। इसके बाद पत्नी ने बीच सड़क पर हंगामा खड़ा कर दिया। वह कार के बोनट पर चढ़ गई। सावन मास में बाबा महाकाल की सांवरिया देखने की परंपरा है। सावन के दूसरे सोमवार को बाबा पालकी में मणिमहेश और हाथी पर चंद्रमौलेश्वर रूप में सवार होकर भ्रमण पर निकले। मंदिर प्रशासन ने इस बार भी नए मार्ग से सवारी निकाली। दोपहर करीब 3:30 बजे मंदिर के सभा मंडप में कलेक्टर आशीष सिंह, एसपी मनोज सिंह ने सपत्नी भगवान के मन महेश रूप का पूजन किया, जिसके बाद भगवान पालकी से नगर भ्रमण करने के लिए रवाना हुए। सवारी में पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन भी साथ में चल रहा था। तो वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर सरकार ने हर सप्ताह 2 दिन का लॉकडाउन लगाने की घोषणा की। इसके लिए दिशा निर्देश भी जारी किए गए। इस कड़ी में अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रदेश सरकार के इस फैसले पर सवाल खड़े किए। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि लॉकडाउन के वीकेंड बेबी पैक का लॉजिक अब तक किसी को समझ नहीं आया और सरकार का कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपनी असफलता छुपाने के लिए खिलवाड़ जारी है। इसके साथ ही उन्होंने बीते 3 दिनों में प्रदेश में कोरोना संक्रमण के आंकड़े भी साझा किए। ट्वीट में लिखा कि 10 जुलाई को प्रदेश में 1347 संक्रमित मिले और 11 जुलाई को यह संख्या 1403 और 12 को 1388 रही। इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए शायराना अंदाज में लिखा कि मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की। तो वहीं हरियाणा के जींद जिले में गन्ना किसानों के लिए बड़ा संकट खड़ा होता दिखाई देखा गया। 2 साल पहले खट्टर सरकार ने जींद शुगर मिल की क्षमता 16,000 क्विंटल से बढ़ाकर 22,000 क्विंटल प्रतिदिन पिराई की घोषणा की, लेकिन योजना अधर में लटक गई। तो वहीं मैनेजर ने कहा कि पिछली बार 13,000 एकड़ के करीब जींद में गन्ना उगाया गया और अब की बार 15,000 एकड़ में करीब उगाया गया। किसानों का कहना रहा कि वो औसत से ज़्यादा उगाया गया गन्ना आखिर कहाँ लेकर जाएं। एक्सपेंशन के लिए थोड़ा जिनका है भी उसको करवाया
तो इस बारे में आपको बता दूं, ये हमारा प्लांट एक्सपेंशन है, ये 2 फेज़ में होना था और फर्स्ट फेज़ जो था उसका कार्य कंप्लीट कर दिया था जो पिछले ऑफ सीजन और सीजन के दौरान। अब सेकंड फेज़ जो एक्सपेंशन होना है उसके लिए जो है हमारी DPR DNIT जो है नेशनल शुगर फैक्ट दिल्ली में जो ना उसकी फ़ाइल गई हुई है। तो जैसे वहाँ से फ़ाइल आती है हमारी DPR DNIT नेशनल शुगर फैक्ट दिल्ली से, तो इसके आके फिर ये अप्रूवल के लिए हरियाणा शुगर फैक्ट भेज दिया जाएगा और इसकी उसके बाद टेंडरिंग वगैरह जो भी प्रक्रिया होती है, तो सेकंड फेज ऑफ एक्सपेंशन के लिए वो प्रक्रिया को चालू है। अब की बार अगर किसान इकट्ठे हुए भाई 2 साल पहले मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की थी कि आपके सूर में भी कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी और उसके तहत इसका काम 2 चरणों में बांटा गया। 6 करोड़ रुपये सूर मिलने कोऑपरेटिव से कर्ज ले लिया। पहले चरण का काम पूरा हो गया, लेकिन जो दूसरे चरण का टरबाइन और ये बॉयलर है इसका काम अभी पेंडिंग है, जो ज़्यादा लागत का 30-35 करोड़ की लागत का है। उसी को काम को शुरू करवाने के लिए, मंजूर करवाने के लिए आज किसान यहाँ शुगर मिलने में आए हैं। इस्तेमाल चल रहा है 15-16 हज़ार की कैपेसिटी से चल रहा है, वैसे तो 12 हज़ार की है, इसकी 22.5 हज़ार की बोल रहे थे अभी हो जाएगी, तो एक तक इस पर कोई काम नहीं चल रहा। मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी इसकी? हाँ, मुख्यमंत्री घोषणा के भी सब DC साहब ने भी बोला था, सब MD भी बहुत आया, इस पर काम वैसे थोड़ा चल रहा है, पिछली बार भी काम चला है। तो मेन समस्या है भाई हमारा गन्ना पेराई नहीं हो रहा है इसमें पूरा। पिछली बार भी मैं मिल में भी गए कई बार ट्रैली के महोदय द्वारा इसको 22,000 क्विंटल पर डे करने की घोषणा की गई थी, जिसका वो 2 चरणों में करने की प्लान बनाई गई थी चीफ मिनिस्टर द्वारा। उसका एक चरण करीब 6 करोड़ रुपए का था, वो पूरा हो चुका है, लेकिन बाकी दूसरा चरण का अभी कार्य पेंडिंग है। और जो सीजन आने वाला है 2020-21 में शायद नहीं चल पाएगा, तो 22,000 की। तो वहीं देश भर में मानसून के दस्तक देने के बाद से बारिश का दौर जारी रहा। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में झमाझम बरसात से किसान खुश रहे। पंजाब और हरियाणा में बीते 48 घंटों में काफ़ी अच्छी बारिश हुई। हालांकि मौसम विभाग ने अनुमान लगाया कि आने वाले 2 दिनों में दोनों राज्यों में सामान्य से कम बारिश होगी। तो वहीं चंडीगढ़ मौसम विभाग के मुताबिक 15 जुलाई के बाद से फिर से प्रदेश में मध्यम से ज़्यादा बारिश होने के आसार हैं। बीते 48 घंटों में पंजाब और हरियाणा में जमकर अच्छी बारिश हुई। प्रदेश के तकरीबन सभी इलाकों में बादल बरसे, लेकिन अगले 2 दिनों में आसमान कम मेहरबान रहेंगे। तो वहीं राजस्थान के मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय पर बीड़ी नगर रामदेव मंदिर के पास एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना के बाद मारवाड़ जंक्शन सिटी पुलिस में जाब्ता मौके पर पहुंची और शव को फंदे से नीचे उतारा। इसके बाद शव को राजकीय अस्पताल मारवाड़ जंक्शन मोर्चरी में रखवाया गया। सिटी पुलिस थाना हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश ने बताया कि मृतक मनीष कुमार ने किन कारणों के चलते आत्महत्या की, इसका अभी खुलासा नहीं हो पाया। कारणों की जांच की जा रही है। तो वहीं मानेसर लैंड स्कैम मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई होनी थी। मामले में आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा व अन्य आरोपियों के बयान दर्ज होने थे, लेकिन कोरोना वायरस के चलते यह सुनवाई टाल दी गई। इस मामले में अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। आपको बता दें कि मानेसर जमीन घोटाले के संबंध में सीबीआई ने आरोपी हुड्डा समेत 34 आरोपियों के खिलाफ 17 सितंबर 2015 को केस दर्ज किया। ईडी ने भी आरोपी हुड्डा के खिलाफ सितंबर 2016 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। आरोप है कि अगस्त 2014 में गुड़गांव जिले में मानेसर नौरंगपुर लखनौला गांव के किसानों और भू मालिकों को जमीन अधिग्रहण का भय दिखाकर उनकी करीब 400 एकड़ जमीन काम दाम पर खरीदी गई थी और करीब 900 एकड़ जमीन का अधिग्रहित कर उसे बिल्डरों को बेचा गया था। तो वहीं हिमाचल के कुल्लू में खराहल घाटी के डोभी गांव में भुवनेश्वरी युवक मंडल की ओर से 2 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका सोमवार को समापन हुआ। इस मौके पर प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान की प्रदेश उपाध्यक्षा
रेणुका डोगरा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। डोबी स्कूल में ये शुभ अवसर हमें प्राप्त हुआ है कि यहाँ पे भुवनेश्वरी युवा मंडल जंजर ने एक क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया है पूर्व पंचायत में। मैं यहाँ के जो युवा मंडल के प्रधान हैं शंकर जी व उनके समस्त जितने भी सदस्य हैं उनको हार्दिक बधाई व शुभकामना देती हूँ कि उन्होंने इस तरह का आयोजन किया है। जो ये खेल होते हैं ये एक सकारात्मक सोच को भी अपनाते हैं और जैसे कि हमें युवाओं को ये संदेश देना है कि हमें नशे से दूर रहना है। जो हमारी पॉजिटिव एनर्जी है वो इस तरह के आयोजन में हम लगाएंगे तो ये बहुत ही बधाई के पात्र हैं। इनको हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देती हूँ कि यहाँ पे बतौर मुझे आज इन्होंने मुख्य अतिथि आमंत्रित किया व विजेता टीम को भी मैं हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देती हूँ। देश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और इसके लिए सरकार पर्याप्त व्यवस्था भी कर रही है। यूपी के बाराबंकी में कलेक्ट्रेट परिसर में एक कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद पूरा परिसर बंद करवा दिया गया और पूरे परिसर को सैनिटाइज किया गया। इस दौरान अपना काम कराने वालों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। अपर जिला अधिकारी ने कहा कि दिक्कत तो हुई है मगर सुरक्षा जरूरी है। नहीं, हमारे कलेक्ट्रेट में हमारा एक जो कर्मचारी थे उनको जो है टेस्ट कोरोना पॉजिटिव आया था तो आज जो है पूरे कलेक्ट्रेट को बंद करके उसका बृहद सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। तो इसलिए वकील साहबों से भी कहा गया पूरा चैम्बर में खाली करा करके उनके बस्ते खाली करा करके पूरे कलेक्ट्रेट कैंपस में तो उसका सैनिटाइजेशन हो जाए। दूर से जो फरियादी आ रहे हैं उनको मालूम है, पता है, ऐसा नहीं है। इस समय वैसे ही बहुत कम आ रहे हैं, और ये तो जैसे आपका कहना है सब दूर से आ रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि सुरक्षा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। उनको तो निश्चित तौर पर उनको जो है असुविधा हुई होगी कुछ लोगों को, दो डेफिनेटली यदि जो आए होंगे, लेकिन सुरक्षा है। यदि उनके चक्कर में आया तो आप कहिए कि ना करवाएं, तब फिर क्या होगा? तब तो बहुत बड़ा चीज़ है। तो वहीं बुलेटिन में लेंगे छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां मुंबई के मलाड के पी नॉर्थ वार्ड में सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या मिलने के बाद अब मालवनी इलाके में कैंप लगाकर कोरोना का टेस्ट किया गया। साथ ही तमाम इलाकों को सैनिटाइज किया गया। लोगों को मास्क, सैनिटाइजर भी बांटे गए। नगर सेवक की तरफ से लगातार अपील की गई कि घरों में रहें, सुरक्षित रहें। अगर अनाज की ज़रूरत है तो वह सीधा उनके कार्यालय पर संपर्क करें। ऐसे में कोरोना महामारी के बीच गरीबों को मुफ्त में घर घर अनाज दिया गया, जो एक बड़ी राहत की बात मानी गई। हर इलाके में मेडिकल कैंप लगाकर कोरोना के बढ़ते प्रकोप को रोकने का एक अथक प्रयास वीरेंद्र चौधरी द्वारा किया गया, जो इन दिनों इलाके में चर्चा का विषय भी बना। तो हमारे पालक मंत्री असलम जी का एक ही कहना है, कोरोना को जड़ से भगाना है। तो आप जानते हो हमारे पर्सनल लेवल असलम भाई के लोग पूरे एरिया में, मैं कल का खुद का एक वीडियो आपको बता दूंगा। मैं पूरे एरिया में खुद में मॉडल में आके घर के दरवाजे में हर जगह सैनिटाइज करने का काम किया। अभी कहीं ना कहीं मैं सोच रहा हूँ ये मेरा वार्ड होने नहीं है, फिर भी एक हमारे मंत्री असलम शेख जी ने कहा है कि वीरेंद्र तू पर्सनली जाओ, घरों में जाके सैनिटाइज दे दो, मास्क दे दो, विटामिन सी का टैबलेट दे दो और लोगों में जागरूकता करने का काम करो। जी, क्या मैसेज देंगे इन इलाकों में जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है? मैं लोगों को एक ही कहूँगा, हो सके तो घर से कम बाहर निकलो, अपने अड़ोस पड़ोस को बोलो क्यों जो भी ज़रूरत रहेगा तो ही घर से बाहर निकलो, ना कि घर पे रहेंगे तो ही ये कोरोना का भगाना है।
घर पर रह कर भगाना है और सोशल डिस्टेंस का पालन करो। तो छत्तीसगढ़ के कोरिया के चिरीमिरी नगर निगम के द्वारा अलग अलग स्थानों पर भूमि पूजन किया गया। आंगनबाड़ी और पत्रकार भवन के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम में मनेन्द्रगढ़ विधानसभा के विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल, महापौर कंचन जायसवाल, सभापति गायत्री बिरहा मौजूद रहे। कार्यक्रम में संघ के पदाधिकारी और सदस्य भी मौजूद रहे। विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने पत्रकार भवन के भूमि पूजन होने पर सभी पत्रकारों को बधाई देते हुए कहा कि पत्रकार भवन की नींव रख दी गई है। लंबे समय से पत्रकारों की मांग रही थी कि एक भवन उनके लिए स्वीकृत किया जाए और अब इस मांग को पूरा कर दिया गया। आज यहाँ पे प्रेस भवन का भूमि पूजन करने के लिए इकट्ठा हुए थे हम लोग। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। आज हमने भूमि पूजन किया और जल्द से जल्द इसको बनवाने का कोशिश करेंगे। जितनी जल्दी बन सके उतना जल्दी अपन प्रयास करेंगे कि बन के तैयार हो जाए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि चिमरी के हमारे जो बुद्धिजीवी पत्रकार साथी हैं, ये बहुत कम जगहों में ऐसा देखने के लिए मिलता है कि जो एक संगठनात्मक तौर पे जो एक मजबूती है हमारे पत्रकार साथियों की, और जिस तरह से हर चीज़ों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, बात भ्रष्टाचार के उजागर करने की हो या और भी कोई समाज सेवा का काम हो, निश्चित रूप से हमारे जो चिमरी के पत्रकार साथियों का मैं इस मामले में बहुत खुले दिल से तारीफ़ करता हूँ। और बहुत पुरानी मांग थी कि एक पत्रकार भवन बनना चाहिए। निश्चित रूप से आज उसका भूमि पूजन हमने किया है। यहाँ एक अच्छा पत्रकार भवन बनेगा जिसमें हमारे साथी जो पत्रकार साथी हैं आके इसमें हम इंटरटेनमेंट की व्यवस्था रखेंगे। यहाँ पर कैरम और चेस की भी व्यवस्था रखेंगे जिसमें कि बाकी टाइम में आके उनका मनोरंजन। तो वहीं बल्लभगढ़ में 67,22,000 रुपए की लागत से शमशान घाट का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन इसके निर्माण में कम गुणवत्ता का मटेरियल काम में लिया गया। इस मामले में संज्ञान लेते हुए मौके पर पहुंचे वार्ड पार्षद दीपक चौधरी ने अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन अधिकारी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे नगर निगम जेई ने पूरे मामले को देखते हुए मौके पर काम कर रहे कारीगरों को काम करने से रोक दिया और उच्च अधिकारियों को इसकी शिकायत करने की बात कही। एक नंबर के माल के पैसे देती है सरकार। अल्ट्राटेक सीमेंट बता रहे हो तुम? एक नंबर क्रेशर है। क्रेशर तो बढ़िया है। मिनी प्लांट का सीमेंट लगा रहे हैं और जब मैंने पूछा कौन सा सीमेंट लगा रहे, कह रहे अल्ट्राटेक लगा रही है। अल्ट्राटेक सीमेंट बता रही है। खबर गोंडा से है, जहां बड़ी संख्या में टिड्डी दल ने दस्तक दे दी है। ग्रामीणों ने तेज ध्वनि और धुएं के जरिए इन टिड्डियों को भगाने का प्रयास किया। टिड्डी दल के हमले की सूचना पर मुख्य विकास अधिकारी और कृषि अधिकारी समेत प्रशासनिक कर्मचारी मौके पर पहुंचे और फसलों पर दवाओं का छिड़काव करवाया, लेकिन किसानों का कहना है कि इन टिड्डियों से फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है और दवा छिड़काव से कोई खास असर इन टिड्डियों पर नहीं दिख रहा। ये कल की बात है। हमारे यहाँ बाराबंकी ज़िले से हमारे गोंडा जनपद में प्रवेश किए हैं और ये करनेलगंज क्षेत्र में प्रवेश किया गया था। इसका जो टिड्डी का दल था लगभग 15 किलोमीटर लंबा, 3-4 किलोमीटर चौड़ा था। शाम को इसका प्रवेश हुआ था। पहले इसका रुख बहराइच की तरफ हुआ, लेकिन रात होते होते करनेलगंज जो हमारा तहसील है उसी के क्षेत्र में इनका स्थिर हुए और वहाँ पे लगभग 10 राजस्व गांव, वैसे मजरे के हिसाब से 15-20 गांव होंगे, लेकिन 10 राजस्व गांव में इन्होंने। गुरुग्राम में इंडस्ट्री ज़्यादा होने के कारण यहाँ पॉल्यूशन भी अपनी चरम सीमा पर है। ऐसे में पर्यावरण को साफ सुथरा करने के लिए निगम की तरफ से पौधारोपण अभियान चलाया गया, जिसमें RWA, NGO और आम शहरी लोगों को शामिल किया गया। निगम की तरफ से सभी लोगों से पौधे लगाने की अपील की गई, जिसको देखते हुए लगभग 300 RWA और NGO को इस मुहिम में शामिल किया गया।
आम लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अभी तक 95,000 पौधों की रिक्वायरमेंट आई, जिसमें से ज़्यादातर लोगों को पौधे दिए जा चुके हैं। देखिए, इसमें हमने गुरुग्राम में नगर निगम क्षेत्र में जो आने वाले RWAs हैं या इस तरह की गैर सरकारी संस्थाएं हैं, उनसे आग्रह किया था जो अपने क्षेत्र में, चाहे वो सार्वजनिक क्षेत्र हों या अपने कॉन्डोमिनियम्स के अंदर के एरियाज़ हों या अपने घर में ही जहाँ पर जिनके पास जगह है, वो पौधारोपण करें और उसमें मुफ्त में पौधा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी नगर निगम और वन विभाग ने उठाई थी। तो ये टारगेट बेस्ड प्रोग्राम ना होकर लोगों की इच्छा के अनुसार लिया गया है, जिसमें अभी तक 95,000 पौधों की रिक्वेस्ट नगर निगम को प्राप्त हुई है, जिसमें लगभग 350 RW और NGOs ने अभी तक रिक्वेस्ट भेजी है। हर शनिवार इतवार हम लोगों के सहायता के साथ उनके आसपास के क्षेत्रों में उनके मदद से पौधारोपण को कराते हैं, परंतु साथ साथ हम ये भी ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि इस समय कोविड का समय है, तो जो पौधारोपण है उस कार्यक्रम में भी सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालन। जौनपुर अस्थायी जेल में बंद 110 में पाबंद फारूक नट पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस संभावित स्थानों पर दबिश दे रही है। गैंगस्टर एक्ट के तहत पाबंद यह आरोपी लाइन बाजार थाना क्षेत्र के अस्थायी जेल में बंद था। कैदियों के फरार होने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी 19 को जौनपुर जेल से 2 मुलजिम फरार हुए थे, हालांकि पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया था। तो वहीं उत्तराखंड के काशीपुर के ITI थाना क्षेत्र में सफाई कर्मचारियों के साथ मारपीट की घटना से सफाई कर्मियों में आक्रोश उत्पन्न हो गया। इस दौरान दर्जनों की तादाद में एकत्रित होकर सफाई कर्मियों ने ITI थाने पहुंचकर अपना आक्रोश जताया और आरोपियों के खिलाफ तहरीर सौंपते हुए कार्रवाई किए जाने की मांग की। तो मामला सुबह की पारी में हमारे कुछ कर्मचारी वहाँ वार्ड नंबर 4 में काम कर रहे थे। वहाँ पर एक बाइक सवार व्यक्ति जो कि अपने ऑन साइड से नहीं आ रहा था, तो वहाँ पर कर्मचारी के आके जो है तुरंत जो है मोटरसाइकिल टक्कर मार दी गई। टक्कर मारने पर कर्मचारी ने उसका विरोध करा, तो उसके परिवार के लोगों ने आकर 2 कर्मचारियों के साथ में हाथापाई करी और मार पिटाई करते करते SC जो लोग के जो धाराएँ हैं उस हिसाब से जो है इनके साथ में जो बदतमीजी की गई और अब शब्दों का प्रयोग किया गया और सरकारी कार्य में बाधा डाली गई है, और जिसका देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ पूर्ण जोर से विरोध करता है। और अगर हमारे कर्मचारियों के साथ में, चूँकि आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, इस कोविड-19 की महामारी को देखते हुए ये लोग अपनी जी जान से। मेरा नाम विकास कुमार है। हम सुबह ड्यूटी आए थे, अपना नाली का काम देख रहे थे, कर दिए। हमारी बाइक खड़ी थी, एक बाइक सवार पे एक लड़का आया सर। किस जगह की बात है सर? ये चैती गाँव SI ऑफिस वाली गली, फायर ब्रिगेड वाली गली है। वहाँ पर सर हम अपने कार्य कर रहे थे, उसमें एक लड़का आया जिसने हमारी बाइक में टक्कर मारी। उस टक्कर में उस लड़के थोड़ी मोड़झोड़ हुई हमारी, तो मैं हुई उस लड़के से बात। इतने में एक लड़के सरदार जी आए घर में से निकल के, बुजुर्ग थे, उन्होंने इनके हाथ छोड़ दिया आते ही। फिर उनके लड़के उड़के आए, 4-5 जनों ने इनके कान पे घेर के मारना शुरू कर दिया सर, पीटना सर। उन्होंने सुनवाई हमसे ये नहीं पूछा किसका गलती थी, ना ही तो उस लड़के को जानते थे ना ही कुछ। उन्होंने तुरंत आते ही हाथापाई शुरू कर दी। तो वहीं कोरोना के कारण देश के राज्यों में लॉकडाउन फिर से लगाना मजबूरी बन गया। खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से रही, जहां बिना मास्क के राशन का सामान नहीं मिलेगा। तो वहीं दुकानदारों ने मुनाफे के बजाय बचाव को तरजीह दी। साथ ही शाम को 7 बजे के बाद दुकानें बंद करने पर सहमति जताई। जो दुकानें 7 बजे के बाद खुली दिखेंगी उन पर कार्रवाई होगी। यह फैसला व्यापारिक संगठनों की कलेक्टर और SSP के साथ बैठक हुई, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।